क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये समझ नहीं आता कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करें? उसके लिए आप अपने दोस्तों से पूछते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आप कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। कुछ यूट्यूबर्स आपको ये भी बोलते हैं कि वो जो भी फंड रिकमेंड कर रहे हैं उन फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना होमवर्क कर लें, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि किस तरीके के फ़ंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उसी होमवर्क के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आप खुद से अपने फ़ंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। जब मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो मैं किसी भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखती थी और उस बेसिस पे डिसाइड करती थी कि मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाली हूँ। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरा तरीका लोग जो अपनाते हैं वो होता है एक्सपेंस रेशियो चेक करना। जिस भी फंड का लो एक्सपेंस रेशियो होता है वो उस पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई हो लेकिन उसके रिटर्न्स भी हाई हो, तो इट डजंट मेक अ सेंस टू इन्वेस्ट इन अ फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता है तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से कटता है। किसके लिए कटता है? क्योंकि इन फंड्स को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स एंड उनकी टीम होती है जिनकी फ़ी पे की जाती है उस अमाउंट के थ्रू, तो वो होता है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के और भी टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना और एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे डिसाइड करना कि किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, दिस इज़ नॉट द राइट वे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सिलेक्शन प्रोसेस को 2 स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी फंड कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, और सेकेंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्कीम हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आप फंड की कैटेगरी को डिसाइड करने का कोशिश करेंगे। उसको डिसाइड करने के लिए आपको 3 फैक्टर्स हैं जो कि पता होने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है गोल, जिस भी पर्पस से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गोल क्या है। दूसरा, उसका ड्यूरेशन क्या होने वाले हैं। और तीसरा, आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है। आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा सा रिस्क लेकर बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। तो वो क्लैरिटी आपको होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में हम 7 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगी अपनी स्कीम सेलेक्ट करने में। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए हम mutualfundsahihai.com की वेबसाइट पे जाएंगे। म्यूचुअल फंड सही है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नो द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और उसके बाद ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जितनी भी स्कीम है वो सारी लिस्टेड होंगी। स्कीम सेलेक्ट करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ये कौन से फंड्स होते हैं? ओपन एंडेड वो फंड्स होते हैं जहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप कभी भी सेल एंड बाय कर सकते हैं। क्लोज एंडेड वो फंड्स होते हैं जहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 कैटेगरी के होते हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। अब देखिए, इक्विटी फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि कंपनीज के स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन ऑन द हायर साइड होता है। इसकी सब कैटेगरी की बात कर ले तो उसमें भी मल्टीपल टाइप की सब कैटेगरीज है, जैसे कि लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है। आप स्क्रीन पर पूरी कैटेगरीज देख सकते हैं और हर एक फंड में कितने का इक्विटी एलोकेशन है वो सारी डिटेल्स भी मेंशन्ड है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये डिटेल्स मैंने ली है AMFI, विच इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया। आप चाहें तो खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम ब्रीफ लेवल पे डिस्कस करें, डिटेल्स में नहीं जाएंगे अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करें तो लार्ज कैप वो फंड्स होते हैं जहाँ पे इक्विटी एलोकेशन 80% तक का होता है और जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप के केस में 75% इन इक्विटी होता है। इसी तरीके से स्मॉल कैप फंड्स है, फ्लेक्सी कैप फंड्स है। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जहाँ पे 65% इक्विटी एलोकेशन होता है। अब सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं जो कि है डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स या फिक्स इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। और यहाँ पे भी मल्टीपल कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, जैसे कि ओवरनाइट फंड है, लिक्विड फंड है। मतलब अगर आपके सेविंग अकाउंट में अमाउंट रखा हुआ है, आपने इमरजेंसी फंड के लिए वो सेव करके रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको ओवरनाइट फंड में डाल सकते हैं जहाँ पे लॉक इन पीरियड केवल 1 दिन का होता है।
आप उसके बाद कभी भी अमाउंट को निकाल सकते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट बेटर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के लॉक इन पीरियड्स होते हैं, जैसे कि 91 डेज का है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है। तो आप अपनी गोल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट फंड्स में भी कैटेगरी ऑफ फंड्स चूज कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड्स की बात कर ले तो इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए आप केवल इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, केवल डेट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, आप सिक्योरिटी भी चाहते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी कमाना चाहते हैं, तो हाइब्रिड फंड उन्हीं कैटेगरी ऑफ फंड्स में आता है। इसमें बहुत सारी सब कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं, जैसे कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स है, उसके अलावा भी बहुत तरीके की कैटेगरी ऑफ फंड्स है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड हाइब्रिड एंड अदर फंड्स। बेसिकली अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए सेविंग करना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप की कैटेगरी में 5 इयर्स का लॉगिन पीरियड होता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड, ETFs अदर कैटेगरी ऑफ फंड्स में आ जाते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या था जिसमें आपको गोल डिसाइड करना था। मैं अपना ही एक गोल का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि मेरी डॉटर है जो कि 2 साल की है, हमें उसके हाई एजुकेशन के लिए सेविंग करना है, तो तकरीबन ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 16 इयर्स का हो जाएगा। 7 इयर्स एंड अबव के केस में इक्विटी अच्छा परफॉर्म करता है, तो आई विल गो विद इक्विटी। अब इक्विटी भी मल्टीपल कैटेगरीज है, मैं बहुत ज़्यादा इक्विटी लोकेशन में नहीं चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा डेट का लोकेशन भी चाहती हूँ, ताकि मैं उस इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी मेजर भी ऐड कर सकूँ। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है इक्विटी एलोकेशन की 60 से 70% के बीच में। उस एलोकेशन के बीच में फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे से बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 65% एलोकेशन होता है इक्विटी सेगमेंट में, तो आई विल गो विद फ्लेक्सी कैप फंड। अब जैसे ही आप फ्लेक्सी कैप फंड्स खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे फंड्स खुल गए हैं, तकरीबन 33 फंड्स हैं। अब इन 33 फंड्स में से कौन सी फंड मेरे लिए अच्छी है, मेरी डॉटर के एजुकेशन के लिए अच्छी है, वो कैसे डिसाइड करें। तो वहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर आता है उसका बेंचमार्क कैसा है। अब ये बेंचमार्क क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक फंड का ना अपना एक बेंचमार्क है, जैसे कि निफ्टी 500 है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से 10th ग्रेड की एक क्लास है, वहाँ पे मैथ्स का एग्जाम हुआ। आदित्य स्टूडेंट क्लास का टॉपर है और उस क्लास के जो भी दूसरे टॉपर्स हैं वो अपने आप को आदित्य से कंपेयर करते हैं और उनका रहता है कि आदित्य का जितना भी स्कोर है उससे तो हमें ज़्यादा स्कोर करना है। तो मैथ्स का एग्जाम हुआ, आदित्य ने स्कोर किया 95%। वैभव बहुत खुश था क्योंकि उसने स्कोर किया 96%। एक और स्टूडेंट था साई, वो थोड़ा सा दुखी था क्योंकि उसने 93% स्कोर किए। अब देखिए, वैभव ने आदित्य को आउट परफॉर्म किया, लेकिन साई ने आउट परफॉर्म नहीं किया। इस तरीके से बेंचमार्क काम करते हैं। तो हर एक फंड को एक बेंचमार्क के अगेंस्ट में कंपेयर किया जाता है। अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो किस किस तरीके के बेंचमार्क्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स को मैच करने का कोशिश करती है। फिर BSE सेंसेक्स की बात करें जो कि यहाँ पर टॉप 30 स्टॉक्स एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके सेंसेक्स को मैच करने का कोशिश किया जाता है। निफ्टी मिड कैप 250 है जो कि मिड कैप लेवल पे 250 कंपनीज हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके इंडेक्स को मैच करने का कोशिश करती हैं। हमने जो लिस्ट खोली है फ्लेक्सी कैप फंड्स की, उसके हम बेंचमार्क को देखें और वहाँ पे बेंचमार्क परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इस फंड का जो भी परसेंटेज रिटर्न है उसे इसको बीट करना है, या तो आउट परफॉर्म करना है या तो अंडर परफॉर्म करना है। अगर यहाँ पर हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो ये दिखेगा कि रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान ये क्या होते हैं, रेगुलर प्लान्स क्या होते हैं, डायरेक्ट प्लान्स क्या होते हैं। मैं कैसे कंपेयर करूं, देखिए घबराने की बात नहीं है। रेगुलर फंड्स वो फंड्स होते हैं जब आप म्यूचुअल फंड्स में किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली आप AMCs के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं। जब भी किसी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई हो जाता है क्योंकि कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है, और जब भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि मुझे किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना है तो आई विल गो विद द डायरेक्ट फंड। अब हम ये क्लियर हो चुके हैं कि हमें फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है और आई विल गो विद द डायरेक्ट फंड। अब हम सेकेंड पैरामीटर पे आते हैं जो कि है उस फंड का AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM उस फंड का पूरा साइज होता है, उस बेसिस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस फंड का साइज कितना है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, अगर मैं इन सारी स्कीम्स के AUM को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दूँ तो आप देखेंगे कि सबसे टॉप पर आ रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका AUM काफ़ी हाई है। उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप फंड
और उसके बाद कोटक का फंड आता है। तो यहाँ पर पराग पारिक मेरे को ठीक लग रहा है, तो पराग पारिक को चलिए एक बार कंसिडर करके देखते हैं। फिर थर्ड पैरामीटर आता है परफॉर्मेंस ओवर ईयर्स। अगर कोई भी फंड बहुत लंबे समय से है तो आपके पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल है एनालाइज करने का कि उस फंड ने पास्ट ईयर्स में कैसे परफॉर्म किया है। कोई नया फंड है तो उसको एनालाइज करने के लिए आपके पास कम डेटा है। जैसे कि अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के डेटा को ओपन करूं, इस फंड के केस में मेरे पास 10 ईयर्स तक का डेटा अवेलेबल है, जिस बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे को इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो मेरे को ये फंड ठीक लग रहा है क्योंकि ओवर द 10 ईयर्स इसका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है। 2020-21 के अराउंड में मुझे एक डिप दिखाई रहा है, विच इज़ ओके। राइट नाउ इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आई कैन से कि आई कैन गो विद दिस फंड। अभी तक मैं थोड़ा 60-70% डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे पराग पारिक में इन्वेस्ट करना है। अब नेक्स्ट सिलेक्शन पे जाते हैं, जो कि है एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो एएमसी के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करने के लिए ना एक काम करते हैं, इस फंड को ना किसी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाके खोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ग्रो को ओपन किया है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ही आपको दिखा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये फंड का लेटेस्ट AUM साइज दिखा रहा है वो 62,000 करोड़ का दिखा रहा है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है इस फंड का 10 अक्टूबर 2012 का है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही नई AMC है। इस AMC का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा दिख रहा है और इस AMC को इनकॉर्पोरेट हुए काफ़ी समय हो चुका है और इसकी रैंकिंग भी अच्छी लग रही है। तो आप इस AMC पे भरोसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फंड सिलेक्शन के टाइम में मेरे दिमाग में ये था कि एक्सपेंस रेशियो कुछ 1% से कम होना चाहिए। तो अगर इस फंड का हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है कुछ 0.56%, तो विच इज़ लो। तो वी कैन कंसिडर सिलेक्टिंग दिस फंड। अब नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि इसके फंड मैनेजर्स का कैसा एक्सपीरियंस है। अगर इसके फंड मैनेजर्स के बारे में देखें तो राजीव ठक्कर इसके फंड मैनेजर हैं, रौनक इनके फंड मैनेजर है। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इस फंड को मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स हैं ये केपेबल हैं भी कि नहीं। उसके लिए हम ये चेक कर सकते हैं ये फंड मैनेजर्स ऑलरेडी कौन कौन से अदर फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, हम चारों की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अगर उसमें से 2 से 3 फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये फंड मैनेजर इस फंड के साथ में कैसा करेगा। इस तरीके से आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे 7 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि शार्प रेशियो, अल्फा बीटा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटी ये 7 पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से आप अपने लिए एक अच्छे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।